आज का जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक है और सामान्य विषय का है जिसे ध्यान दिया जाना चाहिए। विधि की जो संकल्पनाएं हैं, जैसा कि आप जानते हैं, अधिकार, कर्तव्य, राइट्स, ड्यूटी, पोजीशन, ऑब्लिगेशन, प्रॉपर्टी, तो इनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण अवधारणा है उसमें संपत्ति की आपको अवधारणा दिखाई पड़ती है। लेकिन इन सबके पीछे जब भी कोई बात चलती है तो अधिकार की बहुत व्याख्या की जाती है। अधिकार क्या है? सामान्यतः हम सब लोग अधिकार को जब भी पूछते हैं कि अधिकार क्या है, तो लोग ज़्यादातर उत्तर इसी बात से देते हैं कि अधिकार राइट टू प्राइवेसी, जीने का अधिकार है। लेकिन अधिकार वास्तव में क्या है? अधिकार में क्या क्या तत्व होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, इस बात का अध्ययन किया जाना चाहिए। अतः आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस बात पर केंद्रित होगा कि आप अधिकार से क्या समझते हैं और अधिकार के आवश्यक तत्व क्या है। जैसा कि स्पष्ट है कि अधिकार एक विधिक संकल्पना है और सबसे महत्वपूर्ण है। तो बहुत से ज़्यादातर अगर ये ना देखा जाए सैद्धांतिक रूप से, तो जो विधिशास्त्री हुए उनके दृष्टिकोण से जो स्कूल्स हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस में, चूँकि ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो विधि का जो अध्ययन किया जाता है, जैसा कि पैटर्न ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन एंटर इनटू द लॉ इन एब्स्ट्रैक्ट सेंस, यानी विधि की जांच पड़ताल करना है अमूर्त स्वरूप में। तो हम भी इस बात पर थोड़ा ध्यान दें कि अधिकार की जो व्याख्या की जानी है वो किस संदर्भ में करनी है। तो जो हमारे सामने पुराने ज्यूरिस्ट, विधिशास्त्री, विधिवेत्ता है, जो विधिशास्त्र में जो प्रमुख विचारक हैं या जो स्कूल्स हैं, तो उन्होंने शुरुआत में अधिकार की जो व्याख्या करनी प्रारंभ की, तो कुछ लोगों ने अधिकारों को सुरक्षा की भावना से प्रेरित माना। हॉब्स, लॉक, रूसो आदि प्रमुख थे जिन्होंने अधिकार के पीछे जिस भावना को प्रेरित माना वो सुरक्षा की थी। किंतु यह कहना सर्वथा उचित नहीं होगा कि क्या केवल अधिकार के पीछे सुरक्षा की भावना है। फिर धीरे धीरे लोगों ने अपना ध्यान इच्छा पर केंद्रित किया, कहा कि अधिकार लोगों की इच्छा पर आधारित होते हैं। किंतु यह कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि आप गौर करिए कि जैसे चाइल्ड इन वूम है, गर्भ में बच्चा है, वो क्या इच्छा रखता है? ल्यूनेटिक पर्सन है, पागल पर्सन है, जड़ पर्सन है, इनकी कौन सी इच्छा है? फिर भी इन्हें विधि के द्वारा अधिकार प्राप्त होता है। तो ये भी कहना ठीक नहीं प्रतीत होता। और कुछ विधि शास्त्रियों ने अधिकार को हित पर आधारित माना, जिसमें प्रोफेसर एरिंग आदि प्रमुख थे। और ऑस्टिन और उनके अनुयायियों ने अधिकार को एक क्षमता के रूप में देखा, अर्थात न्यायालय के द्वारा कर्तव्य को प्रवर्तित कराया जाए। तो यह प्रारंभिक व्याख्या रही, किंतु अधिकार को सर्वाधिक परिष्कृत रूप में परिभाषित करने का प्रयास सामंत महोदय ने किया। उन्होंने बहुत ही साधारण शब्दों में अधिकार को परिभाषित किया। उन्होंने अधिकार को प्रोफेसर एरिंग की परिभाषा पर आधारित किया और कहा कि एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट बाय रूल ऑफ लॉ, यानी अधिकार क्या है? तो पहले हित है, और ऐसा हित है जिसे मान्यता प्राप्त है और साथ ही संरक्षण भी प्राप्त है। और किसके द्वारा? विधि के द्वारा। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है कि राइट क्या है? एन इंटरेस्ट। राइट क्या है? एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्ट बाय रूल ऑफ लॉ, यानी विधि के द्वारा कोई हित अगर मान्यता प्राप्त हो और उसे संरक्षण प्राप्त हो, यानी इन दोनों तत्वों का समावेश आवश्यक होगा, विधि के द्वारा उसका प्रवर्तन कराया जा सके। तो ऐसा इंटरेस्ट जो रिकॉग्निशन पाता है, प्रोटेक्शन पाता है लॉ से, वो अधिकार बन जाता है। तो प्रश्न ये उठता है साधारणतः हित से आप क्या समझते हैं? क्योंकि हित क्या है ये जानना जरूरी है। तो सामंत ने अपनी किताब में एक दो जगह पर एग्जाम्पल दिए।
उनका ये मानना था कि हित का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति को जो वस्तुएं प्रिय होती हैं, जिनसे उसका लगाव होता है, उसे हित कहते हैं। तो यह भी प्रश्न उठता है कि सभी प्रकार के हितों को क्या मान्यता प्रदान कर दी जाएगी? क्योंकि हो सकता है कि एक मिल का कोई ओनर है, वो तो चाहता है कि उसकी मिल हमेशा कार्य करती रहे और कभी हड़ताल ना हो, तो क्या उसके इस हित को रिकॉग्निशन दी जाएगी? दूसरी ओर रिकॉग्निशन मिलने के बाद प्रोटेक्शन की बात आती है। कभी कभी ऐसी स्थिति हो सकती है कि कोई इंटरेस्ट, जिसे रिकॉग्निशन तो मिली हुई है किंतु प्रोटेक्शन ना हो, तब ऐसी स्थिति में जो इंटरेस्ट है वो क्या बना यहां तक आकर? इम्परफेक्ट राइट, परफेक्ट नहीं बन पाया, क्योंकि लॉ ने उसे रिकॉग्निशन तो दी है लेकिन प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो संविदा विधि में आप सेक्शन 25 को देखें, जहां पर दिया हुआ है कि टाइम बार डेट, एक ऐसा ऋण जिसे वसूलने का समय बीत चुका है। तो इंटरेस्ट तो है आपने, जैसे मान लीजिए आपने मुझे 10 लाख रुपए दिए हैं, अब उसको रिकवर करने का समय बीत चुका है, तो इंटरेस्ट तो आपका है, रिकॉग्निशन भी है ऋण की, लेकिन प्रोटेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि वो लिमिटेशन एक्ट बार्ड हो गया है, क्योंकि आप अब उस समय अवधि के बाद मुझ पर वाद दाखिल नहीं कर सकते। तो ऐसा इंटरेस्ट जिसमें रिकॉग्निशन है लेकिन प्रोटेक्शन नहीं है, वो इम्परफेक्ट राइट है। यहीं पर अगर आप प्रॉमिस कर लें इस टाइम बार्ड डेट को देने के लिए, जैसा संविदा विधि के अंतर्गत दिया हुआ है, तो तुरंत ही उसका प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। तो एक एक्सेप्शन के रूप में अगर सेक्शन 25 में आप देखते हैं तो टाइम बार्ड डेट दिया हुआ है, जहां कंसिडरेशन नहीं है तो क्या करार शून्य का बताया गया, तो एग्जाम्पल पे उसे देखा जा सकता है। तो राइट क्या देखा आपने कि इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रिकॉग्निशन होनी चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए, किसके द्वारा? विधि के द्वारा, यानी ऐसा हित जो विधि के द्वारा मान्यता प्राप्त और सुरक्षित हो। तो यह जो परिभाषा है दिखने में बहुत ही साधारण और सारगर्भित है, यह अपने अंदर तमाम तत्वों को समावेशित कर लेती है। इस परिभाषा के जो तत्व हैं और इसके कुछ उदाहरण की सहायता से समझेंगे एक साधारण रूप में, और इसके साथ जो लीगल कंटेंट है वो मैंने लेक्चर के एंड में लिंक पे डाल दिए हैं, आप लोग देख जो पढ़ना चाहें उससे लिख सकते हैं। अब देखिए कि जब राइट जब बन चुका है तो उसमें क्या चीजें होनी चाहिए, तो इसको बहुत ही सामान्य अपनी किताब में काफी अच्छे तरीके से दिया है। तो अभी उनके द्वारा दिए गए उदाहरण से भी देखते हैं, और जो आपने LLB के सिलेबस में जो केस लॉ पढ़े होंगे उनसे भी संदर्भित किया जाएगा। तो देखिए एलिमेंट्स क्या है। तो जब कभी किसी अधिकार की बात करते हैं कि अधिकार है, तो न्यायालय क्या जानना चाहता है? तो सबसे पहले देखता है, ये देखिए वर्ड यूज किया है पर्सन, तो पर्सन ऑफ इनहेरेंस, पर्सन ऑफ इनहेरेंस, तो पहला एसेंशियल दिखाई पड़ेगा पर्सन ऑफ इनहेरेंस, यानी इनहेरेंस माने धारण करता। किसका धारण करता? राइट का। पर्सन ऑफ इनहेरेंस, अधिकार का धारण करता। सिंपल शब्दों में पहले याद करते हैं, पहला तत्व क्या दिखाई पड़ेगा जब किसी अधिकार की बात करेंगे? पर्सन ऑफ इनहेरेंस, अधिकार का धारण करता। दूसरा तत्व पर्सन ऑफ इंसिडेंस, तो क्या है ये? आबद्ध व्यक्ति, यानी उस अधिकार से आबद्ध व्यक्ति। तो दो लोग दिखाई पड़े, जो अधिकार का दावा करने जा रहा है पर्सन ऑफ इनहेरेंस, अधिकार का धारण करता। दूसरा जो व्यक्ति उसके अधिकार से आबद्ध, यानी इसके व्यक्ति के ऊपर कर्तव्य है, पर्सन ऑफ इंसिडेंस, दो लोग दिखाई पड़े। तीसरा कंटेंट ऑफ राइट्स, अधिकार की अंतर वस्तु। तीसरा क्या दिखाई पड़ा? कंटेंट ऑफ राइट्स, अधिकार की अंतर वस्तु। दूसरा, पहला पर्सन ऑफ इनहेरेंस, पर्सन ऑफ इंसिडेंस, कंटेंट ऑफ राइट्स। कंटेंट ऑफ राइट्स सदैव
इस व्यक्ति को थोड़ा ध्यान से देखिए, इंसिडेंस को। यह व्यक्ति इस व्यक्ति के लिए जिसमें अधिकार का धारण करता है, जिसे कहते हैं, उसके लिए क्या कर सकता है, क्या नहीं करता है, यानी कुछ करना या न करना, यानी कर्तव्य जो है इस व्यक्ति पर, क्या करेगा या क्या नहीं करेगा, ये कंटेंट होता है अधिकार का। अभी इसको उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। यहाँ पर केवल क्या देखते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या रहा है, पर्सन ऑफ इनहेरेंस, पर्सन ऑफ इंसिडेंस, कंटेंट्स ऑफ राइट्स, देन सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइट्स, यानी बोन ऑफ जो कंटेंशन है जिस पर टिका हुआ है आपका अधिकार। जैसे आप कहते हैं जमीन मेरी है, तो जमीन का अधिकार आपका आप दावा करते हैं, तो जमीन सब्जेक्ट मैटर होगा। आपने कहा है कि ये अमुक ज्वेलरी हमारी है, तो ये ज्वेलरी सब्जेक्ट मैटर होगा, तो विषय वस्तु। चौथा, फिर ये टाइटल जो वर्ड है, साक्ष्य जिसे कहते हैं, जो अधिकार का साक्ष्य है, क्यों आपके पास अधिकार है उसका साक्ष्य जो है वो टाइटल है। तो किसी भी विधिक अधिकार में आपको क्या चीजें दिखाई पड़ेंगी, तो टोटल 5 एलिमेंट्स दिखाई पड़ेंगे। पर्सन ऑफ इनहेरेंस, पर्सन ऑफ इंसिडेंस, तो आप देखिए डबल आई, आई। फिर सी देखिए आया, सी से कंटेंट ऑफ राइट्स, आई सी, एस से सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइट्स, और टी से टाइटल। तो ये 5 इसेंशियल एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। अब इनको उदाहरण की सहायता समझते हैं। तो देखिए, एक तो सामान्य ने अपनी पुस्तक में खुद ही एक अच्छा उदाहरण दिया हुआ है, और एक दो उदाहरण और लेते हैं। तो सामान्य ने अपनी किताब में जो उदाहरण दिया है, उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि ये एक प्लॉट है, एक जमीन का टुकड़ा है, पीस है, जो मिस्टर ए ने परचेस किया है, खरीदा है। तो जैसे ही ए ने इस जमीन के टुकड़े को परचेस किया, तो देखिए अधिकार का धारण करता है, इस जमीन का जो अधिकार है धारण करता कौन हुआ, मिस्टर ए, पर्सन ऑफ इनहेरेंस। अब इनको छोड़कर रेस्ट ऑफ वर्ड जितने भी 99 लोग होंगे, इनको छोड़कर वो सब पर्सन ऑफ, जितने भी होंगे रेस्ट ऑफ, वो पर्सन ऑफ इंसिडेंस हो जाएंगे, यानी वह व्यक्ति जिन पर इस अधिकार के संबंध में कर्तव्य उत्पन्न हो जाएगा। यानी वह व्यक्ति जिसने जमीन खरीदी वो अधिकार का धारण करता, उसको छोड़कर रेस्ट ऑफ वर्ड बाकी सभी लोग अधिकार से आबद्ध व्यक्ति हो गए, यानी पर्सन ऑफ इंसिडेंस हो गए। इसके कंटेंट क्या होंगे, कंटेंट ऑफ राइट्स। तो कंटेंट ऑफ राइट्स हमने बताया हमेशा कि पर्सन ऑफ इंसिडेंस को देखिए, तो क्या होगा कि वह इस जमीन के संदर्भ में कुछ करे या ना करे, यानी वह इस जमीन पर इनकी अनुमति के बिना, किसकी अनुमति, पर्सन ऑफ इनहेरेंस की अनुमति के बिना प्रवेश ना करे, या उसको लाइसेंस है तो इस जमीन पर आए, काम करे। तो डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यानी कंटेंट किससे आप जुड़ेगा, पर्सन ऑफ इंसिडेंस से, कि वह इस भूमि पर अधिकार के धारणकर्ता के कहने से कुछ करे या ना करे। तो ये इसके कंटेंट्स होंगे हमेशा। सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइट, यानी वो जमीन जो खरीदी गई है, ये क्या है, सब्जेक्ट मैटर है, और क्यों इनकी है, इसके लिए आवश्यक ये क्या है कि कोई साक्ष्य होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, यानी इसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्री के दस्तावेज होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे, टाइटल हो जाएंगे। यानी 5 चीजें आपको दिखाई पड़ी, आई, दूसरा आई, और तीसरा आपको दिखाई पड़ा कंटेंट, सी, सब्जेक्ट मैटर और टाइटल। ये 5 चीजें अगर पूरी हो जाती हैं तो आप कह सकते हैं कि ये मेरा अधिकार है। और न्यायालय चूंकि डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट है आपका इस जमीन में, रिकॉग्निशन मिली है, प्रोटेक्शन तब मिलेगा जब आपका रजिस्ट्रेशन है, सारा पोजीशन है, सारी चीजें क्लियर है, यानी 5 इसेंशियल एलिमेंट्स क्लियर हैं, तो आपका राइट कोर्ट प्रोटेक्ट करेगा। तो अब इसको एक एग्जाम्पल से और देखते हैं। देखिए, एक सिंपल एग्जाम्पल लीजिए कि जो आपके एलएलबी सिलेबस के अकॉर्डिंग देता हूं। आपने लॉ ऑफ टॉर्ट में एक केस पढ़ा होगा, डोनर वर्सेस स्टीवेंस। लॉर्ड एटकिन ने डिसाइड किया है, बहुत अच्छा केस है, ज्यादातर इसके फैक्ट सभी लोगों को मालूम है। इसमें एक जिंजर बियर की बोतल थी जो नॉन ट्रांसपेरेंट थी, जिसको एक व्यक्ति ने परचेज की और
उसकी महिला मित्र ने साथ में बैठ के उसे लिया। जब लास्ट बैग उड़ेला गया तो उसमें मरे हुए घोंघे के अवशेष निकले थे, जिससे कि वो बीमार हो गई थी। तो ये सिंपल फैक्ट सभी जानते हैं। तो इसी में देखिए इस अधिकार के 5 तत्वों को एग्जामिन कीजिए। तो मैं आपसे पूछता हूँ, सबसे पहले पर्सन ऑफ इनहेरेंस कौन होगा, अधिकार का धारण करता? तो सीधी बात है, आप सभी लोग जवाब देंगे कि वह व्यक्ति जिसने वो बटन परचेज की, खरीदी। ठीक। तो पर्सन ऑफ इंसिडेंस कौन होगा, अधिकार से आबद्ध व्यक्ति कौन होगा, जिस पर कर्तव्य होगा? तो आप जवाब देंगे तुरंत, वो मैन्युफैक्चरर होगा। फिर कंटेंट क्या होंगे? तो मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी देखिए क्या है। लॉर्ड एटकिन ने कहा है ड्यूटी टू टेक केयर, यानी सावधानी बरतने का कर्तव्य, इसके प्रति कंटेंट है, ड्यूटी टू टेक केयर। फिर सब्जेक्ट मैटर क्या है? वो जिंजर बियर की बॉटल, चारों चीजें। अब यहां तक तो अभी कंप्लीट राइट नहीं हुई। फॉर इसेंशियल 5वां जरूर देखना जो भी पड़ेगा यहाँ पर, टाइटल। तो जो रिसीट है जो आपने खरीदी है वो क्या है? टाइटल है, रिसीट है। तो ये 5 चीजें कंप्लीट हो गई, जैसे कि वो क्या हो गया? आपका अधिकार बन गया। इसलिए लॉर्ड एटकिन ने विश्व के विधिशास्त्र को नेग्लिजेंस अपकृत को परिचित कराया। कहा जहां पर ड्यूटी टू टेक केयर यानी सावधानी बरतने का कर्तव्य है उसे न बरता जाए, तो उपेक्षा यानी असावधानी, नेग्लिजेंस एक इंडिपेंडेंट आर्ट हो। और उस डिसीजन ने आज कंज्यूमर प्रोडक्शन की निवृत्ति। तो देखिए अधिकार के बारे में एक सिंपल एग्जाम्पल देखा, बहुत से एग्जाम्पल हैं जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं, रिसेंटली देखिए समाज में आपको चारों तरफ मिलते हैं। केवल अधिकार को किताब में परिभाषा के रूप में पढ़ना बहुत उचित नहीं प्रतीत होता है उसको, बल्कि अपने चारों ओर चलने वाली गतिविधियों से भी जोड़ना चाहिए। देखिए जैसे आजकल कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है। तो ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को आप देखिए आर्टिकल 21 क्या गारंटी करता है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो हम सभी को अपने जीवन का अधिकार है, और जीवन के अधिकार में स्वस्थ जीवन जीने का भी अधिकार है। तो अब यहाँ अधिकार की बात करते हैं इसी इंटरेस्ट के 5 एसेंशियल से, कि कोई एक व्यक्ति है जिसके ऊपर आप आरोप लगाते हैं कि उसने कोरोना संक्रमित है और उसने लोगों को संक्रमित किया है। तो अब देखिए इसको एग्जामिन करते हैं। वह व्यक्ति यानी सारा समाज यानी हम पर्सन ऑफ इनहेरेंस है और हमारा स्वस्थ रहने का अधिकार है। तो दूसरा व्यक्ति जिसमें कि वो संक्रमण है वो पर्सन ऑफ इंसिडेंस है, यानी वो हमारे स्वस्थ रहने के अधिकार से आबद्ध है। और कंटेंट क्या है? कंटेंट देखिए बिल्कुल क्लियर होंगे कि उसकी ड्यूटी है कि वो डिस्क्लोज करे कि उसको इस प्रकार की कोई संक्रामक बीमारी है या नहीं, जिससे कि समाज पीड़ित हो सकता है। क्योंकि इसके लिए आपको अगर देखना है तो एक केस आप सगीर आलम साहब ने और डिसाइड किया है, एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेट, उसमें काफ़ी अच्छी व्याख्या की गई इसी बिंदु पर। तो जो हम सब लोग हैं जो दावा कर रहे हैं कि स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है, पर्सन ऑफ इनहेरेंस है। वह व्यक्ति जो संक्रमित है पर्सन ऑफ इंसिडेंस है। कंटेंट है कि उसे अपनी ड्यूटी है, उसे ये बताना है कि डिस्क्लोज करना है कि उसको इस प्रकार का संक्रमण है। सब्जेक्ट मैटर वो कोरोना वायरस है। और टाइटल क्या है? उसकी जो रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। तो इसको इस प्रकार समझिए कि एक व्यक्ति है जो कि डिटेंशन रूम से भाग गया है और उसे पकड़ के लाया गया है। अब आप उसके ऊपर FIR करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अधिकार कहीं तो एग्जिस्ट कर रहा था। तो अधिकार क्या था? स्वस्थ रहने का अधिकार। उस व्यक्ति ने उस अधिकार का उल्लंघन किया क्योंकि कंटेंट था उस अधिकार को बनाए रखने का। तो एग्जाम्पल से आप देखिए सोसाइटी में आपको बहुत से इसके उदाहरण मिल जाते हैं। तो अधिकार को, क्योंकि इसकी बहुत सी परिभाषाएं, हमने केवल एक सामण की परिभाषा से बताया है, प्रोफेसर हॉलैंड की परिभाषा है, प्रोफेसर ग्रे की परिभाषा है, और इसके कुछ सिद्धांत है, हित का सिद्धांत है, इच्छा का सिद्धांत है। तो इसको मैंने यथासंभव कंटेंट करके लिंक में रख दिया है। आप इसको अगर देखेंगे लेक्चर को तो उसके साथ में आप चाहें तो ई कंटेंट भी देख सकते हैं। और एग्जाम्पल जितने भी हैं आप बहुत से केस के साथ में अधिकार को एग्जामिन कर सकते हैं। एक साधारण तरीके से पढ़िए और देखने का प्रयास ये कीजिए कि कितना हम उसे समाज से संदर्भित कर सकते हैं। धन्यवाद।